हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडीग्राम चैनल। फ्रेंड्स, आज हम वर्ण विचार के टॉपिक को देखेंगे जो सभी एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। आइए देखते हैं हिंदी में वर्णमाला क्या होता है। तो वर्णमाला सबसे पहले जानते हैं कि वर्णों के व्यवस्थित क्रम को ही वर्णमाला कहते हैं। और केंद्रीय हिंदी निदेशालय द्वारा जो है अन्य प्रसिद्ध विद्वानों द्वारा जो वर्णों की संख्या बताई है वो 52 बताई है। तो सबसे पहले जानते हैं कि ये वर्णमाला क्या होता है। वर्णमाला मतलब जो पहले से निश्चित हो और निश्चित क्रम में व्यवस्थित लिखित संपूर्ण ध्वनि चिन्हों का जो समूह होता है उसी को ही वर्णमाला कहते हैं। और जो वर्णमाला होता है उसका एक व्यवस्थित क्रम होता है, यानी सबसे पहले वर्ण यानी जिसको ध्वनि भी कहते हैं, उसके बाद फिर एक शब्द बनता है, फिर एक पद बनता है, पद के बाद एक वाक्य बनता है, और वाक्य के बाद क्या होता है, भाषा का निर्माण होता है। यानी भाषा के निर्माण के लिए वाक्यों से होना पड़ता है, फिर वाक्यों का निर्माण पदों से होता है, फिर पदों का निर्माण एक सार्थक शब्दों से, और शब्दों का निर्माण किससे होता है, तो वर्णों के सार्थक मेल से होता है। तो इस तरह से भाषा के व्यवस्थित क्रम को ही वर्णमाला कहते हैं। और केंद्रीय हिंदी निदेशालय द्वारा इसकी जो संख्या बताई है वर्णमाला की वो 52 यानी 52 बताई। किंतु जो प्रसिद्ध वैयाकरण कामता प्रसाद गुरु जी हैं उनके अनुसार जो है हिंदी वर्णमाला में जो कुल 43 यानी 43 वर्ण बताए हैं। और कुछ जो अन्य वैयाकरण हैं उन्होंने तो 58 या 59 वर्ण बताए, यानी 58 या 59 वर्ण बताए। अब देखते हैं कौन कौन से जो कुल वर्ण है, यानी जो 52 वर्ण है वो कैसे मतलब अलग अलग वर्गों में है। तो जो स्वर है, स्वर जानते हैं कि 11 होता है। कौन कौन सा, अ, आ, छोटी, बड़ी, छोटा उ, बड़ा उ, री, ए, औ और औ, ये स्वर कुल 11 होते हैं। अयोगवाज होता है वो अंग और अ, यानी अनुस्वार और विसर्ग। और व्यंजन होता है वो संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं, मूल व्यंजन 33 होते हैं, और उच्छित, आगत या द्विगुण, जिसको तीनों का एक ही नाम है, और वो उसकी संख्या जो होती है वो 2 होती है। तो अब देखते हैं कि स्वर क्या होता है। तो स्वर हम जानते हैं कि स्वर वे वर्ण होते हैं जिनका उच्चारण बिना किसी अवरोध से होता है, यानी कि स्वर वे ध्वनियाँ होती हैं जिनका उच्चारण हम स्वतंत्र रूप से करते हैं, और जिसके उच्चारण में हमें किसी अन्य वर्ण की जरूरत नहीं पड़ती, उसे हम स्वर कहते हैं। तो आइए देखते हैं कि स्वरों का वर्गीकरण देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो जिह्वा की ऊंचाई के आधार पर या मुख विवर के खुलने के आधार पर जो स्वरों का वर्गीकरण किस तरह किया गया। तो हम देखते हैं कि जो जिह्वा के आधार पर या मुख विवर के आधार पर जो स्वरों का वर्गीकरण किया गया वो 4 भाग में किया गया। कौन कौन से, तो समृद्ध स्वर हैं, अर्ध समृद्ध स्वर, विपरीत स्वर और अर्ध विपरीत स्वर। समृद्ध स्वर क्या है, तो समृद्ध स्वर है यानी जिह्वा और मुख विवर के ऊपरी भाग के बीच कम से कम दूरी रहने पर ध्वनि को, यानी समृद्ध स्वर जिसका बोलने पर हमें जिसका मुख जो कम खुले, समृद्ध मतलब थोड़ा सा खुले। तो समृद्ध स्वर कौन से होते हैं, तो ई और बड़ी ई, छोटा ऊ और बड़ा ऊ, ये समृद्ध स्वर होते हैं। यानी जब मुख खुलता है तो उसमें हम बहुत ही कम मुख खोलते हैं, उसे समृद्ध स्वर कहते हैं। अर्ध समृद्ध स्वर क्या होता है, तो जब समृद्ध स्वर की अपेक्षा थोड़ा सा आधा मुख खुले, अर्ध मतलब आधा होता है, तो समृद्ध स्वर की अपेक्षा थोड़ा सा मुख ज़्यादा खुले, उसे अर्ध समृद्ध स्वर कहते हैं। वो उसकी संख्या कौन सी होती है, तो ए और ओ ये 2 होते हैं। अर्ध समृद्ध स्वर ए और ओ होता है। विपरीत स्वर देखते हैं। विपरीत स्वर क्या होता है, जब जिह्वा और मुख विवर के ऊपरी भाग के बीच अधिक दूरी, यानी विपरीत स्वर में जब जिह्वा और मुख के आधार पर जब पूरा मुख खुल जाता है, तो जब पूरा मुख खुल जाता है तो केवल एक स्वर निकलता है, वो क्या है, आ। और आगे देखते हैं कि अर्ध विपरीत स्वर। अर्ध विपरीत स्वर मतलब जब विपरीत की अपेक्षा जिह्वा और मुख थोड़ी सा मतलब आधा उससे खुले, यानी विपरीत की अपेक्षा थोड़ा सा कम मुख खुलता है, उसे अर्धविपरीत स्वर कहते हैं। तो अर्धविपरीत स्वर कौन से हैं, तो ए और औ और आ होता है, ये 3 होते हैं। ऐ, औ और आ, ये अर्धविपरीत स्वर होते हैं। आगे देखते हैं कि जिह्वा की स्थिति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। अब जिह्वा के आधार पर देखेंगे कि जिह्वा के आधार पर कौन कौन से स्वरों का वर्गों में बांटा गया है। तो ये 3 वर्गों में बांटा गया, एक है अग्रस्वर, दूसरा है मध्य, तीसरा है पश्च स्वर। तो अग्रस्वर क्या होता है, तो जिह्वा के आगे भाग को उठाकर स्वरों का उच्चारण करना ही अग्रस्वर है। अग्रस्वर जो जिह्वा के आगे भाग से बोला जाता है उसे अग्रस्वर कहते हैं। यानी कौन कौन से होते हैं, तो ई और बड़ी ई, ए और आई, ये अग्रस्वर होता है। मध्य स्वर क्या होता है, अ, यानी जो अ होता है केवल वो मध्य स्वर जिह्वा के मध्य भाग यानी बीच से बोला जाता है। पश्च स्वर मतलब जिह्वा का जो पिछला भाग होता है, तो पिछला भाग क्या होता है, आ, उ, बड़ा उ, ओ और औ, ये पश्च स्वर होते हैं। तो अब आगे देखते हैं ओष्ठाकृति, यानी ओठ के आधार पर जो है स्वरों का वर्गीकरण कैसे। तो एक होता है अवृत्तामुखी, और उसी को हम अवृत्ता स्वर भी कहते हैं, और दूसरा जो होता है वो वृत्तामुखी या वृत्ताकार स्वर कहते हैं। तो अवृतमुखी या अवृत्ताकार स्वर कौन कौन से हैं, तो अ, आ, ई, ऐ। तो ये क्या होता है, अवृत्ताकार स्वर होता है। अवृत्ताकार स्वर देखते क्या होता है, ऐसे स्वर यानी जिनका उच्चारण करते समय जो होठ का आकार होता है वो गोल ना होकर ऊपर नीचे फैल जाता है। यानी जब अवृत्ताकार स्वर बोलते हैं तो उसमें जो
होठ होता है यानी लिप्स होते हैं वो गोल नहीं होते बल्कि ऊपर नीचे फैल जाते हैं, तो अवृत्ताकार या अवृतमुखी स्वर होते हैं। और ये कौन कौन से होते हैं? तो अ आ ई ऐ ये अवृत्ताकार स्वर होते हैं। अवृत्ताकार कौन से होते हैं? तो अवृत्ताकार मतलब क्या होता है? वृत्ताकार या वृत्तमुखी स्वर भी इसको कहते हैं। तो ये क्या होते हैं? ऐसे स्वर जिनका उच्चारण करते समय या बोलते समय जो होठ का आकार होता है वो पूरा क्या हो जाता है? गोल हो जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? वृत्तामुखी या वृत्ताकार स्वर। और ये कौन कौन से होते हैं? तो ऊ ओ और औ, ये वृत्ताकार स्वर होते हैं। आगे देखते हैं कि उच्चारण में लगने वाले जो समय है उसके आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। तो हम जानते हैं जो उच्चारण के समय जो स्वर हैं वो कौन कौन से? तो हरस स्वर यानी जिसको हम लघु भी कहते हैं, और एक होता है दीर्घ स्वर, उसको गुरु भी कहते हैं। तो हरस स्वर एक होता है प्लुत स्वर। तो जो हरस और दीर्घ और प्लुत ये संस्कृत में होते हैं। जो स्वरों का वर्गीकरण किया जाता है कि जो संस्कृत में जो स्वर माने जाते हैं वो 3 हरस स्वर, दीर्घ और प्लुत। लेकिन हिंदी में पूछा जाए तो केवल 2 ही स्वर होते हैं, हरस स्वर और दीर्घ स्वर। तो हम हिंदी पढ़ रहे हैं तो हिंदी के बारे में जानेंगे। तो हरस स्वर लघु स्वर क्या होता है? तो जिसे एक मात्रिक स्वर कहते हैं, यानी एक मात्रा का स्वर लगा रहता है उसे हरस या लघु स्वर कहते हैं। और ये कौन कौन से होते हैं? तो अ, छोटी और छोटा उ, ये हरस या लघु स्वर होते हैं। और इसमें री को भी क्या कहते हैं? मतलब हरस या लघु स्वर, यानी री को भी इसमें मूल स्वर बताया गया। अ ई उ री, ये कितने होते हैं? तो हरस लघु स्वर ये 4 होते हैं, अ ई उ री। तो ये हरस और लघु स्वर। दीर्घ स्वर क्या होता है? दीर्घ स्वर को गुरु यानी बड़ा जिसको बोलते हैं। और दीर्घ स्वर की जो मात्रा होती है वो द्विमात्रिक यानी 2 मात्रा इसमें लगे रहते हैं। और ये कौन कौन से होते हैं? तो आ, बड़ी, बड़ाऊ, ऐ, आई, ओ और औ, ये कोई क्या होते हैं? तो दीर्घ या गुरु स्वर भी कहते हैं, और इन्हीं को संयुक्त स्वर भी कहते हैं। आगे देखते हैं प्लुत स्वर। तो प्लुत स्वर हमने बताया कि ये संस्कृत में होते हैं, यानी जो वेदों में प्रयोग किया जाता है, जैसे ओम। तो ओम ये क्या है? जैसे बीच में लगा रहता है ओम, ये प्लुत स्वर यानी जिसमें 3 मात्रा का स्वर लगा रहता है, ये संस्कृत में प्रयोग। इसको भी देख लेते हैं, जिसे बहुमात्रिक स्वर कहते हैं। और ये त्रिमात्रिक यानी 3 मात्रा का स्वर होता है इसमें। और आगे देखते हैं कि यह हिंदी नाटकों में प्रयुक्त होता है, और इसमें इस तरह के जो एस जैसे चिन्ह बनाए जाते हैं उसी तरह इसका प्रयोग होता है। तो आगे देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य है कि हरस स्वर को लघु स्वर या मूल स्वर भी कहते हैं, इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं जो दूसरा पॉइंट है कि दीर्घ स्वर को संयुक्त स्वर भी कहते हैं, क्योंकि इसकी रचना 2 स्वरों से जोड़कर होती है। कैसे? तो अ जमा अ मिलकर क्या हो जाता है? आ। छोटी और छोटी मिलकर क्या हो जाता है? तो बड़ी ई हो जाता है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर या संयुक्त स्वर भी कहते हैं। तीसरा देखते हैं, तीसरा पॉइंट है कि मात्रा के आधार पर जो स्वरों का सर्वप्रथम विभाजन किसने किया? तो पाणिनि ने किया। और किसने किया? किस ग्रंथ में? तो अष्टाध्यायी नामक ग्रंथ में किया है। तो किसने किया? पाणिनि ने। और ये इन्होंने मात्रा के आधार पर जो स्वरों का वर्गीकृत किया या विभाजन किया। आगे देखते हैं उच्चारण स्थान की दृष्टि से स्वरों का वर्गीकरण देखते हैं। तो मानव द्वारा जो ध्वनि उत्पन्न करने के जो विभिन्न अंग है, जैसे कंठ, तालु, मूर्धा, ओष्ठ, ये सब 2 ध्वनियों के अंगों जैसे कंठ, ओष्ठ, तालु से विभिन्न स्वरों को उच्चारण देख लेते हैं इसको भी। तो जैसे कंठ स्वर है, कंठ स्वर कौन कौन से होते हैं? तो अ और आ, ये कंठ स्वर है। तो कंठोष्ठ मतलब कंठ और क्या होता है? ओष्ठ, यानी होठ द्वारा। और कंठ से कौन से स्वर निकलते हैं? तो ओ और औ निकलता है। आगे देख लेते हैं कि ओष्ठ से कौन से स्वर निकलते हैं? तो ओ और औ, ये ओष्ठ यानी लिप्स से निकलता है। और कंठ तालव्य स्वर क्या होता है? तो जो कंठ तालव्य से निकलते हैं ये आई और आई होता है। आगे देखते हैं तालव्य स्वर कौन से होता है? तो छोटी और बड़ी होता है। मूर्धन्य स्वर क्या होता है? तो री, या री क्या होता है? मूर्धन्य स्वर होता है। आगे देखते हैं आगे अयोगवाह वर्ड देखते हैं। अयोगवाह वर्ड क्या होता है? तो जो योग न होने पर भी साथ है उसे अयोगवाह कहते हैं। अयोगवाह कौन कौन से? तो अंग और अह। अंग क्या होता है? तो हिंदी वर्णमाला में इसे अनुस्वार कहते हैं, यानी जिस पर अ पर एक बिंदी ऊपर लगा रहता है उसे अनुस्वार कहते हैं, और इसका चिन्ह ऐसे ऊपर एक बिंदी लगा रहता है, तो ये क्या होता है? अनुस्वार। अह क्या होता है? तो यह भी क्या, इसे विसर्ग कहते हैं। जो अह जिसमें 2 कोलन टाइप का लगा रहता है इसे विसर्ग कहते हैं, और हिंदी वर्णमाला में इसे विसर्ग कहते हैं, और इसका चिन्ह इस प्रकार से बना होता है। आगे देखते हैं अनुस्वार और विसर्ग। कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य है कि अनुस्वार विसर्ग जो है ना तो स्वर में आते हैं ना ही व्यंजन में आते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है कि जो अनुस्वार और विसर्ग होता है ये ना तो स्वर में गिने जाते हैं और ना ही व्यंजन में गिने जाते हैं, बल्कि ये स्वरों के सहारे ही चलते हैं, और इनका उपयोग जो होता है स्वर और व्यंजन दोनों में ही होता है। आगे देखते हैं स्वरों के अन्य महत्वपूर्ण वर्गीकरण देख लेते हैं। तो अनुनासिक स्वर देख लेते हैं इसको भी। तो अनुनासिक स्वर चिन्ह क्या होता है? तो जिन स्वरों के उच्चारण में श्वास, मुख तथा नाक दोनों से बाहर निकलते उसे अनुनासिक स्वर कहते हैं, या इसे अनुनासिक स्वर के रूप में या चंद्र बिंदु के रूप में भी दर्शाया जाता है। तो इस प्रकार से आप इसमें इमेज में देख सकते हैं चित्र के माध्यम से कि अनुनासिक स्वर कैसे होते हैं। तो ऊपर एक चंद्र बिंदु लगा रहता है। तो आगे देखते हैं कौन सा निरअनुनासिक स्वर क्या होता है? जब किसी स्वर के उच्चारण करने में जो श्वास है केवल मुख से बाहर निकलता है, जो सांस होता है खाली मुख से बाहर निकलता है, तो उसे निरअनुनासिक स्वर कहते हैं। और इसका दूसरा नाम क्या कहते हैं? तो
निर्नुनासिक स्वर भी इसको कहते हैं। और ये निर्नुनासिक या अनुनासिक कौन कौन से स्वर हैं? तो अ, आ, छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ऐ और औ होता है, ये निर्नुनासिक स्वर होते हैं। आगे देखते हैं कि घोष स्वर या सघोष जिसको कहते हैं, घोष भी कहते हैं और उसको सघोष भी कहते हैं। और ये प्राय सभी स्वर होते हैं। जो घोष सघोष होते हैं ये कैसे होते हैं? तो प्राय सभी स्वर में आते हैं। ठीक, क्या होते हैं? जिन वर्णों के उच्चारण में जो नाद, यानी नाद मतलब होता है स्वर का कंपन, तो जिन वर्णों के उच्चारण में जो नाद या स्वर का कंपन का उपयोग होता है उन्हें घोष स्वर कहते हैं और ये प्राय सभी स्वरों में गिने जाते हैं। आगे देख लेते हैं अल्पप्राण। अल्पप्राण क्या होता है? तो अल्पप्राण भी सभी प्राय जो होते हैं यह भी स्वर में गिने जाते हैं। घोष भी स्वर में गिने जाते हैं और अल्पप्राण भी गिने जाते हैं। अल्पप्राण देख लेते हैं तो ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में मुख जो है कम से कम वायु निकलती है, यानी हवा बहुत कम निकलती है, उसे अल्पप्राण कहते हैं। चलिए तो फ्रेंड्स अभी के लिए इतना ही, और भी कुछ इसके जो दूसरा भाग होगा इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।